तुम बेडरूम में बैठकर गेम्स खेल रहे हो, तभी तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, बधाई हो, आपने 24 घंटे का सुपर टाइकून सिस्टम बाइंड कर लिया है। अब से आपके हर खर्च पर आपको 10 गुना कैशबैक मिलेगा। यह सिस्टम 24 घंटे बाद अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में एक काउंटडाउन चलने लगता है। तुम्हारा दिमाग तुरंत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम करना शुरू कर देता है। 10 गुना कैशबैक तुम्हारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 2,000 रुपए से थोड़े ज्यादा है। तुम बिना सोचे समझे सीधे पूरे 2,000 युआन अपने फोन बिल में टॉपअप कर देते हो। अगले ही सेकंड तुम्हारे मोबाइल बैंकिंग ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है, आपके कमर्शियल बैंक डेबिट कार्ड में 20,000 युआन जमा कर दिए गए हैं। आपका कुल बैलेंस 20,024 युआन है। ये सच में काम करता है। तुम खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच जाते हो। इस तरह पैसे कमाना तो बच्चों का खेल है। तुम बिना किसी झिझक के सबसे पहले अपने दोस्त लिन जियान को पैसे ट्रांसफर करते हो। 20,000 युआन भेजते ही तुम्हें तुरंत 2 लाख युआन का कैशबैक मिल जाता है। लिन जियान तुम्हें एक क्वेश्चन मार्क भेजता है, लेकिन तुम्हारे पास उसे जवाब देने का बिल्कुल समय नहीं है। तुम तुरंत लिन जियान को और 2 लाख युआन ट्रांसफर कर देते हो। तुम्हें पलक झपकते ही 2,20,00,000 युआन का कैशबैक मिल जाता है। अगले ही सेकंड लिन जियान तुम्हें सीधे कॉल करता है, भाई तुझे क्या बीमारी हो गई है? 2,20,000 युआन, तूने ऐसा क्या कर दिया? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? ज्यादा सवाल मत पूछ, मैंने तुझसे पहले 10,000 युआन उधार लिए थे ना, वही वापस कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। कौन बेवकूफ 10,000 के बदले 2,20,000 वापस करता है? लोन शार्क, सूदखोर भी इतने पागल नहीं होते। तू आखिर कर क्या रहा है? तुम बहुत तेजी से उंगलियां चला रहे हो और एक एक करके सबका कर्ज चुका रहे हो। तुम तुरंत कैशबैक पाने के लिए कोई बड़ी खरीदारी भी करना चाहते हो, लेकिन एक आम इंसान के पास अचानक से मोटी रकम खर्च करने के ज्यादा रास्ते नहीं होते। मुझे अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए पहले अपना बेस कैपिटल बढ़ाना होगा। तुम फोन पर कहते हो, मैं तुझे कैशबैक वाली बात बाद में समझाऊंगा। अरे हाँ, तू भी तो 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में है ना, जा पहले उसे चुका। देर मत कर। ठीक है, मैं पहले अपना कर्ज चुका देता हूँ, जब फ्री हो तो कॉल करना। इतना कहकर वह फोन काट देता है। सिर्फ 3 मिनट में तुमने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल चुका दिए हैं। अपने 2 मिलियन युआन में से तुम 3 लाख युआन चुकाते हो, जिससे तुम्हें सीधे 3 मिलियन युआन का कैशबैक मिलता है। अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 4,7 मिलियन युआन हो चुके हैं। तुम्हारा सिर्फ एक ही सच्चा और पक्का दोस्त है, बाकी सब तो बस मतलबी और अच्छे वक्त के साथी हैं, जो मदद के लायक नहीं है। इस वक्त आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर बद्दा खर्च किया जा सके, इसलिए तुम एक हाई एंड महंगे शॉपिंग स्पॉट पर जाने का फैसला करते हो। तुम जितनी तेजी से हो सके सीढ़ियों से नीचे भागते हो और एक टैक्सी को हाथ देते हो। शिफू, ड्राइवर साहब, मुझे जियांशे रोड वाले फेरारी शोरूम ले चलिए। जब इंसान अमीर होता है तो वह सबसे पहले घर और गाड़ियां ही खरीदता है। ऐसी बद्धी खरीदारियों से कैशबैक बहुत तेजी से मिलता है। टैक्सी में बैठे बैठे तुम फटाफट हर तरह के लाइव स्ट्रीमिंग एप्स डाउनलोड करने लगते हो। तुम स्ट्रीमर्स को देखते तक नहीं, बस पहला ऐप खोलते हो और सीधे 4 मिलियन युआन टॉपअप कर देते हो, जिससे तुम्हें तुरंत 40 मिलियन युआन का कैशबैक मिलता है। तुम बिना रुके और 6 मिलियन युआन टॉपअप करते हो, जिससे तुम्हें 60 मिलियन युआन का कैशबैक मिलता है। अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 94.7 मिलियन युआन पड़े डिगे हैं। तुम किसी एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा टॉपअप करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम लोगों की नजरों में आ जाओगे। तुम यही चीज बाकी के एप्स पर भी दोहराते हो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी 10-10 मिलियन युआन टॉपअप कर देते हो। कैशबैक सक्सेसफुल। शिफू, मैं बहुत बड़ी जल्दी में हूँ, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। मैं आपको 5,000 युआन ट्रांसफर करूंगा, कैसा रहेगा? कस कर पकड़ देख लो भाई, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि माउंट क्यूमिंग का असली रेसिंग गॉड कौन है। अगले ही पल कार की रफ्तार अचानक से बुलेट जैसी हो जाती है। तुम तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करके 5,000 युआन पे कर देते हो। तुम्हें तुरंत 50,000 युआन का कैशबैक मिल जाता है। आधे घंटे से भी कम समय में तुम लगभग 300 मिलियन युआन खर्च कर चुके हो। एक आम इंसान के लिए 300 मिलियन युआन जिंदगी भर आराम से बैठकर खाने के लिए काफी है, लेकिन तुम इतने से संतुष्ट नहीं हो, यहाँ तक कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारा असली गोल लक्ष्य क्या है। लगभग 20 मिनट बाद तुम फेरारी शोरूम के गेट पर पहुंचते हो। हेलो सर, फेरारी सेल्स सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने अपने लिए कोई मॉडल सोच रखा है? नहीं, लेकिन तुम्हारे पास अभी जो भी मॉडल्स हैं, तुम उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हो। मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। सेल्स गर्ल तुम्हारे कपड़डीडियों पर एक नजर डालती है। तुम्हारे पूरे कपड़डीडियों की कीमत मिलाकर मुश्किल से 1,000 युआन से थोड़ी ज्यादा होगी। सर, आप यहाँ खड्डीडी गादियों को देख सकते हैं। ये फेरारी 612 है। इसकी मौजूदा कीमत 5.7 मिलियन युआन है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यह वाली ले रहा हूँ, मेरा कार्ड स्वाइप करो, फिर मेरे लिए कुछ और गाड़ियां ढूंढो, मैं वो सबकी सब खरीदूंगा। सेल्स गर्ल थूक निगलती है और तुम्हारी तरफ देखकर सोचती है, लगता है कल सुबह मेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। क्या तुम्हारे पास यहाँ फेरारी 812 है, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 488, फेरारी F90, फेरारी 458 और फेरारी FF मॉडल्स? सर, हो सकता है कि हमारे पास इस वक्त सारे मॉडल्स स्टॉक में ना हो, कुछ को दूसरी लोकेशन से मंगवाना पड़ेगा।
मैंने अभी जिन गाड़ियों के नाम लिए और साथ में ये 612 मिलाकर कुल 8 कारें होती हैं। मुझे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सबके लिए सबसे टॉप स्पेसिफिकेशंस, टॉप मॉडल चुन लो। मैन कलर स्कीम रेड और ब्लैक होनी चाहिए। मुझे सीधे टोटल कोटेशन बिल बताओ, कितना हुआ ग्रैंड टोटल? कृपया थोड़ा जल्दी करो, मैं थोड़े पर्सनल काम से जल्दी में हूँ। सेल्स गर्ल ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत एक कैलकुलेटर उठाया और बड़ी तेजी से बटन दबाने लगी। जो कीमतें लिखी थीं वे सभी बेस प्राइस बिना टैक्स स्लैश इंश्योरेंस के थी, लेकिन तुम्हें कस्टमाइजेशन, इंश्योरेंस और बाकी ऑन रोड फीस भी देनी थी। सभी कारों का फाइनल टोटल 53.5 मिलियन 5.35 करोड़ डीडीएच युआन आया। तुम्हारे कार्ड में लगभग 300 मिलियन युआन है। मेरे पास बार बार कार्ड स्वाइप करने का टाइम नहीं है। ठीक है, ये डील पक्की रही। मुझे ऐसे ही 4 और आइडेंटिकल बिल्कुल सेम सेट्स दे दो, यानी टोटल 5 सेट्स, कुल 40 कारें। सेल्स गर्ल पूरी तरह से सन्न रह गई। ऐसा नहीं है कि उसने लोगों को फेरारी खरीदते नहीं देखा था, लेकिन कोई लग्जरी कारों को सस्ती कटी हुई बंद गोभी की तरह खरीदे, ऐसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये सचमुच डरावना था। क्या तुम्हारे पास ला फेरारी है? सर, ला फेरारी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। ये पूरी दुनिया में पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। तुम्हें थोड़ा अफसोस होता है, लगता है मैं ये वाली नहीं खरीद पाऊंगा। कार्ड स्वाइप करो। आम तौर पर इस तरह के रेगुलर बैंक कार्ड्स की एक डेली स्पेंडिंग लिमिट, रोज की खर्च सीमा होती है, लेकिन दुनिया के सारे नियमों को एक उंगली से बदलने वाली सिस्टम की ताकत के सामने यह नियम भी आसानी से बाईपास हो गया। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल का प्रॉम्प्ट आया, शोरूम की सारी सेल्स गर्ल्स तुम्हारी तरफ प्यार भरी और दीवानी नजरों से देखने लगी। फेरारी जैसी लग्जरी कार स्टोर्स पर हर दिन बहुत कम कस्टमर्स आते हैं, इसलिए वहां मौजूद सभी खाली सेल्स गर्ल्स तुरंत तुम्हारे आसपास जमा हो गईं। वे इस रईस रिच सेकंड जनरेशन लड्डेचके के करीब आने के लिए तड़जिप रही थी। तुम्हारे सादे और कैजुअल कपड़े अब उनकी आंखों में दिखावा न करने वाली अमीरी का सिंबल बन चुके थे। तुमने अभी अभी 200 मिलियन से ज्यादा युआन खर्च किए थे और तुम्हें तुरंत 2.67 बिलियन युआन का कैशबैक मिला। इसे अपने पिछले बचे हुए बैलेंस में जोड़ने के बाद अब तुम्हारे पास कैश में लगभग 2.7 बिलियन युआन हो चुके हैं। वहां कुल 40 कारें हैं। तुम एक एक करके पेपर साइन करते हो। पूरा सेल्स स्टाफ हर वक्त तुम्हें घेरे रहता है। यहाँ तक कि मैनेजर खुद तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आया और लगातार झुक झुक कर तुम्हारी खातिरदारी करने लगा। वह अपने खुद के पिता से भी ज्यादा तुम्हारी परवाह कर रहा था। मिस्टर गू, मैं आपको याद दिला दूं कि इन सभी गाड़ियों की फुल डिलीवरी में लगभग आधा साल, 6 महीने का समय लगेगा। कोई बात नहीं, जैसे ही कोई कार तैयार हो जाए उसे मेरे पते पर डिलीवर कर देना, मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर सेल्स गर्ल ने राहत की सांस ली। ये 200 मिलियन युआन से ज्यादा का ऑर्डर था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि उसे कितना मोटा कमीशन मिलने वाला है। वह इस नंबर का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। यहाँ तक कि अगर वह तुम्हारी रखैल मिस्ट्रेस भी बन जाए तो तुम उसे जो भी छोटा मोटा अमाउंट दोगे वह उसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से काटने के लिए काफी होगा। अगर ये पहले का समय होता तो तुम निश्चित रूप से इन खूबसूरत लड़कियों के साथ थोड़ी बातचीत करने में इंटरेस्टेड होते, लेकिन इस समय तुम्हारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 24 घंटे हैं और 1 घंटे से ज्यादा का समय पहले ही बीत चुका है। तुम्हारे पास इन फालतू चीजों के बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त सारी खूबसूरत लड़कियों को बैक सीट पर बैठना होगा, इंतजार करना होगा, तभी तुम्हारा फोन बजता है। मेरे लिए स्पीकर बटन दबाओ प्लीज। बिल्कुल सर। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो मिस्टर गू, मैं चिन्मय युआनशान हूँ, कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट। आपके डेबिट कार्ड से अभी अभी एक ओवरसीज ट्रांसफर का रिकॉर्ड मिला है, 2.6 बिलियन युआन का एक बहुत बद्धा ट्रांसफर। चूंकि हमारे बैंक में आपका डिपॉजिट बहुत बद्धा है, इसलिए हमारा बैंक आपको अपना वीआईपी कस्टमर बनने के लिए इनवाइट करते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है, जो आपके लिए कई तरह की सुविधाएं और बेनिफिट्स लेकर आएगा। यद्यपि तुम्हारा फोन नॉर्मल मोड पर था, लेकिन कॉल की आवाज इतनी तेज थी कि शोरूम में मौजूद हर किसी ने इसे साफ साफ सुन लिया। मैनेजर से लेकर सेल्स गर्ल्स तक सब के सब हक्के बक्के रह गए। वह कितना पैसा था? खासकर वह सेल्स गर्ल जिसने तुम्हें गाड़ियां दिखाई थी, उसे लगा था कि 200 मिलियन का ऑर्डर ही सबसे बड़ी दीवानगी थी, लेकिन अब 2 बिलियन युआन से ज्यादा की बात सुनकर उसके होश उड़ेच गए। जहां तक वीआईपी अपग्रेड का सवाल है, तुम्हें इस बात की ज्यादा परवाह है कि बैंक तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। हेलो प्रेसिडेंट चेन, वीआईपी वाली बात को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। मैं आपसे एक फेवर, मदद चाहता हूँ। प्रेसिडेंट चेन, मिस्टर गू, आप बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। इतने फॉर्मल मत होइए। मैं कुछ घर खरीदना चाहता हूँ, या तो बड्ढे पेंट हाउस हो या आलीशान मेंशंस, कोठियां। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इस फील्ड में कोई कॉन्टैक्ट्स हैं? प्रेसिडेंट चेन, मुझे उनकी अभी इसी वक्त जरूरत है और एक से ज्यादा सेट्स चाहिए।
अगर वे सूटेबल सही हुए तो मैं तुरंत पेमेंट कर सकता हूँ। कृपया कुछ मिनट वेट कीजिए मिस्टर गू, मैं अभी आपके लिए किसी से कांटेक्ट करता हूँ। फोन काटने के बाद शोरूम की किसी भी सेल्स गर्ल की तेज सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ 100 मिलियन युआन होते तो वे शायद किसी अमीर खानदान की बहू बनने का सपना देखने की हिम्मत कर लेती, लेकिन अब तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं और वह भी तुम्हारी संपत्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह उनकी औकात से कोसों दूर की बात थी। क्या तुम्हारे पास इस वक्त शोरूम में कोई रेडी टू ड्राइव कार स्टॉक में है जिसे मैं अभी लेकर जा सकूं? मिस्टर गू, आपने सभी कारों के लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट की है। सबसे पहली डिलीवरी आज दोपहर 3 बजे हो पाएगी। ठीक है, जो भी कार 3 बजे तक तैयार हो जाए मुझे तुरंत कॉल करना, साथ ही उसका टैंक फुल करवा देना। लाइसेंस प्लेट की बात करें तो कोई भी रैंडम नंबर चलेगा, एक रेगुलर प्लेट ही काफी है। मुझे दूसरा काम है, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैनेजर और सेल्स स्टाफ के गरम जोशी भरे विदाई के बीच तुम शोरूम से बाहर आ गए। शोरूम से बाहर निकलते ही तुम्हें चिन युआनशान का फोन आया। हेलो मिस्टर गू, मैंने अभी आपके लिए कुछ जरूरी लोगों से कांटेक्ट किया है। इस समय बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम क्या अरेंज करें? आपका बैंक कहाँ पर है? कृपया मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। अभी दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो मैं दोपहर 3 बजे आपके बैंक में उनसे मिलना चाहूंगा। मिस्टर गू, आपके जैसे वीआईपी गेस्ट की सेवा करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं अभी उनके साथ मीटिंग अरेंज करता हूँ। मदद के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट चिन। अरे हाँ, क्या आप प्राइवेट यॉट्स, लग्जरी नावें और प्राइवेट जेट्स के मैन्युफैक्चरर्स या उनके ऑफिशियल डीलर्स को जानते हैं? चिंता मत कीजिए मिस्टर गू, हमारा कमर्शियल बैंक बहुत हाई एंड वीआईपी सर्विसेज देता है। हम आपकी सभी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो प्लीज दोपहर में इन लोगों के साथ भी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर दीजिए। मैं आज दोपहर को इन सबसे मिलूंगा। अपॉइंटमेंट्स दोपहर के तय हुए हैं, लेकिन तुम्हें इस बीच और पैसे खर्च करने के लिए दूसरे कार स्टोर्स पर भी जाना है। खुशकिस्मती से इस सड़क पर दूसरे लग्जरी कार ब्रांड्स के शोरूम्स भी थे। सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर तुम एक पोर्श डीलरशिप के अंदर चले गए। इससे पहले कि तुम अपना मुंह खोलते, शोरूम की मैनेजर सुवानचिंग अपनी टीम के साथ तुरंत तुम्हारा वेलकम करने के लिए आगे बढ़ी। हेलो मिस्टर गू, मैं सुवानचिंग हूँ, यहाँ की मैनेजर। पोर्श शोरूम में आपका स्वागत है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि जब तुम बाहर फोन पर बात कर रहे थे तभी फेरारी शोरूम के स्टाफ ने अपने वर्क ग्रुप चैट में इस बारे में पोस्ट कर दिया था। अब इस स्ट्रीट ओज आज सड्डेशो के हर लग्जरी कार शोरूम को पता चल चुका था कि एक महा अमीर आदमी आया हुआ है जिसने फेरारी के 7 अलग अलग मॉडल्स के 5-5 यूनिट्स खरीदने के लिए लगभग 300 मिलियन युआन फूंक दिए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी इस आदमी के बिहेवियर को डिकोड नहीं कर पा रहा था। कौन अमीर आदमी इस तरह कारें खरीदता है? एक्सक्यूज मी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास यहाँ पोर्श 911, पोर्श 918 और पोर्श करेरा जीटी है? मिस्टर गू, हमारे पास इस समय स्टॉक में इन मॉडल्स के इतने सारे यूनिट्स नहीं है। हमें उन्हें दूसरे वेयरहाउस से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, बस जाओ और उसका अरेंजमेंट करो। सभी कस्टम ऑप्शंस के लिए सबसे बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस चुन लो। सीधे टॉप कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाओ। मेरी राय पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो मिस्टर गू, आपकी रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन सभी कारों की टोटल कॉस्ट 50 मिलियन युआन है। इसमें 2 अलग अलग 918 मॉडल्स, एक 911 और एक करेरा जीटी शामिल है, सभी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तुमने अपना बैंक कार्ड निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के पेमेंट कर दिया। कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम समय में तुम एलडीडी डेचकियों के स्टाफ के झुंड के बीच से मुस्कुराते हुए पोर्श शोरूम से बाहर निकल आए। 200 मीटर और आगे जाने पर तुम लैम्बोर्गिनी डीलरशिप पर पहुंचे। वहां भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई। तुमने आखिरकार लैम्बोर्गिनी रेवेंटॉन, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी मुर्सिएलागो को चुना। इन तीनों कारों की कुल कीमत लगभग 40 मिलियन युआन थी। तुमने फिर से प्रत्येक के 5-5 सेट्स का ऑर्डर दे दिया, जिससे टोटल 200 मिलियन युआन हो गया। तुम्हारा ओरिजिनल बैलेंस 4.9 बिलियन से गिरकर 4.7 बिलियन हुआ। फिर तुम्हें 2 बिलियन का कैशबैक मिला, जिससे तुम्हारा टोटल बैलेंस 6.72 बिलियन युआन हो गया। वही पुराना नियम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और निकलो। तुम्हारे पास फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। आखिरी स्टॉप मासेराटी डीलरशिप थी। मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मासेराती एमसी20, मासेराती ग्रैंड कैब्रियो, मासेराती कुबांग और मासेराती ग्रैना टूरिज्मो। इनकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 15 मिलियन युआन थी। तुमने हमेशा की तरह लापरवाही से हाथ हिलाया और प्रत्येक के 5-5 सेट्स का ऑर्डर दे दिया, जिस पर कुल 75 मिलियन युआन खर्च हुए। तुम्हें तुरंत 750 मिलियन का कैशबैक मिला और तुम्हारा कुल बैलेंस बढ़कर 7.4 बिलियन युआन हो गया। जब दोपहर के लगभग 3 बजने वाले थे, तुम कमर्शियल बैंक के एंट्रेंस पर पहुंचे। तुमने अपना फोन निकाला और एक कैजुअल कॉल किया। 1 मिनट से भी कम समय में 40 की उम्र का एक मिडिल एज आदमी बड़ी तेजी से बाहर आया। हेलो मिस्टर गू, मैं चिन युआनशान हूँ, इस कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट। हमारे बैंक में आपका स्वागत है। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट चिन, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। चिन युआनशान ने नोटिस किया कि तुम्हारे हाथ में एक आधा खाया हुआ हैमबर्गर था। मिस्टर गू, क्या आप पहले खाना खाना चाहेंगे? नहीं,
कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, इसे भूल जाइए। ठीक है, मैं अपने स्टाफ को अभी भेजकर पास से ही आपके लिए खाना मंगवा देता हूँ। आपका क्या ख्याल है? निश्चित रूप से, बस इसे सिंपल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहते हुए दोनों अंदर चले गए। इस बार काफी लोग आए थे क्योंकि तुमने कई लोगों के साथ अपॉइंटमेंट्स फिक्स किए थे। चिन युआनशान ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय पलटी। मिस्टर गु, आपने जिनसे भी मिलने का समय तय किया था वे सब यहाँ आ चुके हैं। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद तुमने कमरे में चारों तरफ देखा। आप सभी को इस तरह से यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बात बस इतनी है कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी आगे की बातचीत में आप सभी बहुत संतुष्ट होंगे। वे सभी बिजनेस की दुनिया के मंजे हुए खिलाड़ी थे, इसीलिए वे इस छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होने वाले थे। इसके अलावा उनके आने से पहले ही चिन युआनशान ने उन्हें बता दिया था कि यह आदमी एक सुपर बिलियनियर है जिसके पास कैश का बहुत बड़ा फ्लो है। सबसे पहले बात आई प्रॉपर्टीज, घर खरीदने की। तुमने लोगों के ग्रुप की तरफ देखकर सिर हिलाया। कृपया तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स मुझे पास कीजिए। सातों लोगों ने तुरंत अपने पहले से तैयार डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सामने रख दिए। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थीं, जिनमें बड़े फ्लैट्स और विला कोठियां दोनों शामिल थे। तुमने उन्हें बहुत तेजी से देखा, ज्यादातर आसपास के माहौल और कीमत को चेक किया। ये सभी शेंगचेंग शेनचेंग के जाने माने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे। इनकी कीमतें आसमान छू रही थीं, जो आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर थीं। उदाहरण के लिए यहाँ के बड़े फ्लैट्स की कीमत कम से कम 2 लाख युआन प्रति स्क्वायर मीटर थी और सबसे छोटा फ्लैट भी 230 स्क्वायर मीटर से बड़ा था। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा देखने में तुम्हें एक पूरा घंटा लग गया। जब तुमने आंखें ऊपर उठाई तो तुम्हारे बगल में एक टेकआउट मील पार्सल खाना रखा हुआ था। ये चावल और कुछ साइड डिशेस थी। तुमने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे। अगर मैं आप सभी से प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ तो आप मुझे क्या एडिशनल डिस्काउंट और बेनिफिट्स ऑफर करेंगे? ग्रुप ने एक दूसरे की तरफ देखा और बारी बारी से अपनी प्रॉपर्टीज के फायदे बताने लगे। बेसिक तौर पर सभी ऑफर्स में 3 साल की प्रॉपर्टी फीस, बिजली और हीटिंग के बिलों से छूट, साथ ही एक फ्री पार्किंग स्पेस और 3 साल में 10 फ्री फुल हाउस क्लीनिंग सर्विसेज शामिल थी। तुमने एक रफ कैलकुलेशन, मोटा मोटा हिसाब किया। सबसे सस्ता फ्लैट 46 मिलियन युआन का था और सबसे महंगा विला पूरे 800 मिलियन युआन का था। कुल मिलाकर 32 फ्लैट्स और विला थे, जिनमें से 7 विला और 25 बड़े फ्लैट्स थे। टोटल प्राइस 4.3 बिलियन युआन था। तुम्हारे पास 7.4 बिलियन युआन कैश मौजूद थे, इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं थी। असल में तुम बहुत खुश थे। आखिरकार इस खरीदारी से तुम्हें कैश बैक में 43 बिलियन युआन मिलने वाले थे, लेकिन चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा था इसीलिए सिस्टम इसे तुम्हें किश्तों, इंस्टॉलमेंट्स में भेजने वाला था। वे लोग बड़ी जल्दी में आए थे, इसलिए वे सिर्फ घरों और विला के डॉक्यूमेंट्स ही लाए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पूरी डील एक ही बार में फाइनल हो जाएगी। किसने सोचा था कि यहाँ कोई ऐसा आदमी होगा जो सिर्फ तस्वीरें देखकर ही करोड़ों के ऑर्डर दे देगा? वे कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट पेपर्स साथ लेकर नहीं आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक फोन कॉल करने की देर थी और कोई उन्हें तुरंत वहां पहुंचाने वाला था। फिर तुम अपने बगल में बैठे 3 यॉट एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ मुद्दे, क्या आप लोगों के पास भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? तीनों ने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले और बड़ी तमीज से दोनों हाथों से तुम्हारे सामने रख दिए। मुझे ये तीनों यॉट्स पसंद है, मैं ये तीनों ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और यॉट कस्टम मेड अपनी पसंद से बनवाना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए मिस्टर गु, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं बना सकते। तुमने संतुष्टि में सिर हिलाया और तुरंत अपनी रिक्वायरमेंट्स, शर्तें बता दी। आधे घंटे बाद, शर्तें काफी मुश्किल हैं। आप तीनों आपस में कंपटीशन कर सकते हैं कि यह ऑर्डर किसे मिलेगा। रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसी समय डिलीवर हो गए। तुमने तुरंत साइन करना शुरू कर दिया, जबकि तीनों यॉट कंपनियों को सोचने के लिए थोड़ा समय मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने प्राइवेट जेट डीलर्स से भी डॉक्यूमेंट्स ले लिए। कई कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद तुमने अपनी भौहें सिकोड़ दी। सच कहें तो तुम बहुत संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि प्राइवेट जेट्स बहुत महंगे होते हैं और उनका कोई रेडीमेड स्टॉक नहीं होता। सबको प्री ऑन ऑर्डर पहले से बुक करना पेडीडी रहता है। तुमने तुरंत अपनी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस बताई और उनसे अपने मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट करने को कहा। प्राइवेट जेट के लिए काफी सारी कस्टमाइजेशन कंडीशंस थी। जैसे जैसे तुम बोल रहे थे, सब लोग नोट्स ले रहे थे और फिर उन्होंने तुरंत अपने अपने मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट किया। पास में ही खड़ी डीढ़े चिन युआनशान के तो होश उड़े हुए थे। सच कहें तो एक बैंक प्रेसिडेंट होने के नाते चिन युआनशान को हमेशा लगता था कि वह बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसे लगा कि आज उसकी आंखें सच में खुली हैं। लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते वक्त भी पहले भाव पूछते हैं, लेकिन तुम इतनी महंगी चीजें ऐसे खरीद रहे थे जैसे कोई रैंडम बन तुम्हारे साइन खत्म करने के बाद यॉट कंपनियों का भी फाइनल रिजल्ट आ गया। तुम्हारी पसंद का कस्टमाइज्ड यॉट बनाने का ऑर्डर उनमें से एक कंपनी को मिल गया। इसकी टोटल प्राइस पूरे 2.5 बिलियन युआन थी। अगर तुम पूरी दुनिया में भी देखोगे तो भी ये सबसे महंगे सुपर यॉट्स में से एक था। तुमने सीधे पूरे 2.5 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा जो 3 रेडीमेड यॉट्स हमने अभी तट पर देखे थे
उन तीनों की कीमत 400 मिलियन थी। बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और कार्ड स्वाइप करो, तुम्हारी टोटल एसेट्स संपत्ति सीधे 72.2 बिलियन युआन पर पहुंच गई। जहां तक कस्टम यॉट बनाने की बात है, यह इस बार मैन्युफैक्चरर के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि तुम जो यॉट कस्टमाइज कर रहे थे, उसका साइज हो या उसके फीचर्स, वे सभी वर्ल्ड क्लास और टॉप टियर थे। खुशकिस्मती से उनका मैन्युफैक्चरर काफी कैपेबल था, पूरे देश में टॉप टियर था, इसीलिए वे इतना बड़ा ऑर्डर ले सके। इस लाइन के काम में सचमुच ऐसा ही होता है, 3 साल तक कोई बिक्री नहीं होती और एक ही बिक्री तुम्हें 3 साल तक पालती है। और तुमने इस बार पूरे 2.5 बिलियन खर्च किए, जिससे तुम्हें सीधे 25 बिलियन का कैशबैक मिला। तुम्हारी वर्किंग कैपिटल, नकद पैसा, अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। घर और यॉट का काम सुलझ गया। अगला नंबर प्राइवेट जेट का था। कई एयरलाइंस के डिस्कशन के बाद आखिरकार चाइना ईस्टर्न ने यह ऑन ऑर्डर ले लिया। तुम्हारी कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हाई एंड और कॉम्प्लेक्स थी। रश ऑन ऑर्डर, जल्दी काम के बावजूद क्वालिटी की गारंटी देते हुए इस पूरी प्रोसेस को डिलीवर होने में 1.5 साल का समय लगेगा। आमतौर पर इसमें 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें सिर्फ बढ़ी खरीदारी करने से मतलब था। दुनिया के टॉप लग्जरी प्राइवेट जेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कस्टमाइज्ड की गई इस जेट की फाइनल प्राइस 3.5 बिलियन युआन थी। सारे पेपर्स साइन करने और कार्ड स्वाइप करने के बाद तुम्हारी एसेट्स आखिरकार 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई, जो टोटल 103.7 बिलियन युआन हो गई। जब सब लोग चले गए तो शाम के 7 बज चुके थे। तुमने अपना सिर मला। सच कहूं तो मैं आज सुबह 10 बजे से लगातार पैसे खर्च कर रहा हूं। मैं सच में बहुत थक गया हूं। दोपहर की सोच विचार, बातचीत और साइनिंग ही थका देने के लिए काफी थी। मिस्टर गु, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। क्यों ना ऐसा करें, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको डिनर पर ले चलता हूँ और आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, चलिए। चिन्ह युआन शान बहुत हम्बल, विनम्र व्यवहार कर रहा था। भले ही वह एक बैंक प्रेसिडेंट था, लेकिन वह सिर्फ एक लोकल बैंक का प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट चिन, वॉशरूम कहाँ है? मैं हाथ धोना चाहता हूँ। चिन युआन शान तुरंत तुम्हें वॉशरूम ले गया। तुम्हें अंदर जाते देख उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। जब तुम बाहर आए, मिस्टर गु, चलिए चलते हैं। चलिए। चिन युआन शान के साथ दोनों एक प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में पहुंचे। प्रेसिडेंट चिन, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता हो? पैसा खर्च? उसने थोड़ा सोचा। जैसे लग्जरी घड़ियां खरीदना, आर्ट पीसेस कलेक्ट करना, हाई एंड ज्वेलरी, महंगे गहने, ये सब काफी बड़े खर्च हैं। कुछ और? अगर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने की बात है तो इन्वेस्टिंग, निवेश में पैसा बहुत तेजी से खर्च होता है। प्रेसिडेंट चिन, क्या ऐसी कोई कंपनियां हैं जिन्हें अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? मैं देखना चाहता हूँ। अगर कोई मौका मिला तो शायद मैं उनमें से कुछ को सपोर्ट कर सकूं। मिस्टर गु, इस एरिया में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। पूरे देश में हर इंडस्ट्री में ऐसी अनगिनत कंपनियां हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप आसानी से ऐसी बहुत सारी कंपनियां ढूंढ सकते हैं। उस केस में प्रेसिडेंट चिन मेरे लिए कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। फिल्म और एंटरटेनमेंट, इंटरनेट मीडिया, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये सभी एरियाज चलेंगे। देखिए कि क्या कोई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बेशक कंपनी बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उसका कोई फ्यूचर ही नहीं हुआ तो क्या फायदा। बेशक तुमने ये बात जानबूझकर कही थी। तुम चाहे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो, तुम्हें कैशबैक तो मिलना ही था। चिंता मत कीजिए मिस्टर गु, मैं आज डिनर के बाद घर वापस जाकर ही आपसे इस बारे में कांटेक्ट करूंगा। दोनों के बीच जल्दी ही एक एग्रीमेंट हो गया। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर गु, आप अपने पैसे हमारे बैंक में ही डिपॉजिट रखेंगे। प्रेसिडेंट चिन, आप निश्चित रूप से वह कहावत जानते होंगे कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मैं अपनी सारी सेविंग्स यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा आपके ही बैंक में रहेगा। प्रेसिडेंट चिन, तुम एक फेवर के बदले दूसरा फेवर लौटा रहे थे। ओल्ड चिन तुम्हारे लिए अपना बेस्ट दे रहा था, तो बेशक तुम भी उसकी इस छोटी सी मदद को तैयार थे। डिनर के बाद रात के 9 बज चुके थे। प्रेसिडेंट चिन, कॉन्टैक्ट्स वाले काम में मदद के लिए शुक्रिया। कोई परेशानी नहीं है मिस्टर गु, यह तो हमारे बैंक का सम्मान है। अरे हाँ, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग भी खरीदना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग बिकाऊ है। मिस्टर गु, एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना, उसकी कीमत सचमुच बहुत महंगी होती है। अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो मुझे पहले कुछ कॉल्स करके आसपास पूछना पड़ेगा। वैसे मुझे शक है कि बहुत से लोग इस तरह की प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार होंगे। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। अरे हाँ मिस्टर गु, क्या होगा अगर कोई नई बनी हुई बिल्डिंग हो जो अभी तक इस्तेमाल में ना लाई गई हो? क्या वैसी चलेगी? वह चलेगी। मैं खुद ही रेनोवेशन, सजावट और एडजस्टमेंट्स अरेंज कर सकता हूँ। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मैं वास्तव में एक ऐसी बिल्डिंग को जानता हूँ। कौन सी? एक कंपनी ने कुछ साल पहले हमारे बैंक से लोन लेकर एक ट्विन टावर कॉम्प्लेक्स, जुड़वा इमारतें बनाया था। वे दोनों बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं। उनका इंटरनल डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कमर्शियल स्पेस, ऑफिस,
होटल, रेसिडेंशियल यूनिट्स और कई दूसरे फंक्शनल मॉड्यूल्स शामिल हैं। लेकिन ये पिछले महीने ही कंप्लीट होकर हैंडओवर हुई है। मैंने सुना है कि वे अभी इंटरनल रेनोवेशन कर रहे हैं। मुझे बस उसकी सही प्रोग्रेस नहीं पता। मुझे रेंट किराए पर नहीं चाहिए, मैं उसे पूरी तरह से खरीदना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट चिन, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर सही रही तो मैं इसे सीधे खरीद सकता हूँ। चिन युआनशान ने सिर हिलाया और फोन मिलाया। हेलो प्रेसिडेंट चिन, इतनी रात को कॉल किया, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? मैं आज किसी और के बिहाफ तरफ से आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। किसी और की तरफ से? कौन? ये किस बारे में है? आपकी वे दोनों बिल्डिंग्स कैसी चल रही हैं? ओल्ड चिन, तुम यहाँ पैसों के बारे में पूछने आए हो ना? अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम जल्द ही खत्म कर दूंगा और वे इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर मैं रेंट का इस्तेमाल करके बैंक का लोन चुका दूंगा। मुझ पर दबाव मत बनाओ, मेरा वह मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उन्हें बेचने का प्लान कर रहे हैं? बेचना? खैर, मेरे पास यहाँ एक बहुत अमीर क्लाइंट है, मैं उसे आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला था, लेकिन अगर आप बेच नहीं रहे हैं तो भूल जाइए। अरे एक सेकंड रुको, बहुत अमीर? वो कितना अमीर है? मैं आपको डिटेल्स तो नहीं बता सकता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह आपकी दोनों बिल्डिंग्स को पूरे कैश में खरीद सकता है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट लू स्पष्ट रूप से हिचकिचाए। वे दोनों बिल्डिंग्स बहुत महंगी हैं, खासकर शंघाई में, जहाँ जमीन का हर इंच बेहद कीमती है। अगर मैं रेंट के जरिए लागत वसूल करना चाहता हूं तो इसमें बहुत समय लगेगा। फिर जो पैसा मैं कमाऊंगा वह बैंक का लोन चुकाने में चला जाएगा। मुझे अपने प्लान के अगले फेज के लिए काफी पैसा बचाना होगा, उसमें बहुत समय बर्बाद होगा। अगर मुझे अपना कैपिटल जल्दी वापस मिल जाए तो वह वास्तव में काफी अच्छा रहेगा। ठीक है ओल्ड चेन, मैं कल अपनी टीम को इस पर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा करूंगा। प्रेसिडेंट लू, क्लाइंट ने मुझसे कहा है कि अगर आप आज रात बातचीत कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वह कल सुबह 10 बजे से पहले ही बातचीत के लिए अवेलेबल है। सुबह 10 बजे के बाद वह दूसरे ऑप्शन तलाशेंगे। वेट ओल्ड चिन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कौन इस तरह बिल्डिंग खरीदता है? एक ही रात में बिल्डिंग खरीदने का फैसला? मुझसे मजे मत लो, तुम सीरियस नहीं हो। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि इस क्लाइंट ने आज ही के दिन कैश में लगभग 100 बिलियन युआन खर्च किए हैं। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट लू सन्न रह गए। 100 बिलियन कैश? बाकी सब कुछ अलग रखकर देखें तो जो कोई भी 100 बिलियन कैश निकाल सकता है वह निश्चित रूप से सुपर कैपेबल है। वह इस मामले में मुझसे मजाक तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन वह इतनी जल्दी में क्यों है? एक ही रात में बिल्डिंग खरीदने का फैसला? प्रेसिडेंट लू के मन में ढेरों सवाल थे। एक बिल्डिंग खरीदना इतना आसान नहीं होता। आप आमतौर पर रिसर्च करते हैं, ऑप्शंस कंपेयर करते हैं, कई बार बातचीत करते हैं और आखिर में डाउन पेमेंट करते हैं। यह आदमी अपने ही नियमों से क्यों खेल रहा है? लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। यह आदमी हद से ज्यादा अमीर था। ठीक है ओल्ड चेन, मैं तुम्हें 1 घंटे में वापस कॉल करूंगा। ओके ओके। फोन काटने के बाद तुमने अपना सिर मला और कहा, अरे हाँ, इन्वेस्टमेंट वाली बात के बारे में भी प्रेसिडेंट चिन, आप लगे हाथ पूछ ही लीजिए। मैं एक ग्रुप मैसेज भेजकर देखता हूँ कि किसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तुम्हारे पास इस समय सैकड़ों बिलियन की एसेट्स हैं। तुम इसे बस ऐसे ही बिना कुछ किए खाली नहीं छोड़ सकते। तुम्हें कुछ रिटर्न पाने के लिए इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही कोई रिटर्न न मिले, इन्वेस्ट करना फिर भी एक अच्छा चॉइस है। शायद तुम्हें कोई प्रॉफिट भी मिल जाए। मैसेज भेजे। अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि चिन युआनशान का फोन बजने लगा। ओह, क्या ये प्रेसिडेंट वांग नहीं है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने अभी आपका मैसेज देखा प्रेसिडेंट चिन। मुझे पूरा यकीन है कि ये सच है और हम अभी साथ में हैं। इतनी रात को तहसीली जाना सही नहीं होगा। कल सुबह मैं खुद आकर मिलना चाहूंगा। चिन युआनशान ने तुम्हारा इशारा समझ लिया। कल सुबह 8 बजे हमारे बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। अपने डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर आइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट चिन, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे से भी कम समय में चिन युआनशान को कम से कम 20 कॉल्स आए। सभी को ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहे थे। कई दूसरे लोगों के कॉल्स तो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सीधे चिन युआनशान को टेक्स्ट मैसेज भेज दिए। 1 घंटे बाद मिस्टर लू ने भी कॉल किया। प्रेसिडेंट चिन, हमने डिस्कस कर लिया है। बिल्डिंग बेची जा सकती है, लेकिन कुछ पुराने साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमें वह दूसरी पार्टी को ही हैंडल करने देना होगा। तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं का इशारा किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सुबह 7 बजे मेरे बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ले आइए। दोनों ने फोन काटने से पहले कुछ और फॉर्मल बातें की। अपने फोन पर मैसेजेस के ढेर को देखकर चिन युआनशान ने एक फीकी हंसी हंसी, मिस्टर गू, क्या आप इन सब के बारे में श्योर हैं? उनसे कह दो जो लोग आज रात फ्री हैं वे मुझसे आकर मिल सकते हैं। जो लोग आज रात फ्री नहीं है वे कल सुबह 9 बजे से पहले आ सकते हैं। सुबह 9 बजे के बाद आने की तकलीफ ना करें। सुबह 10 बजे के बाद मेरे दूसरे अरेंजमेंट्स हैं। मेरे पास किसी से मिलने का टाइम नहीं होगा। दगो भी उठा रहा हो। यद्यपि उसे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, लेकिन वह जानता था कि सवाल पूछना उसका काम नहीं है। चिन युआनशान ने सबको मैसेजेस भेजने के बाद टाइम चेक किया। क्यों ना हम कहीं और चलें? चिन युआनशान तुम्हें तुरंत एक प्राइवेट क्लब के एंट्रेंस पर ले गया। मिस्टर गू, यह क्लब मेरे एक बिजनेस फ्रेंड का है। यहाँ बाथिंग, नहाने की सर्विसेज हैं। यहाँ का रेस्ट एरिया और मसाज सचमुच बहुत अच्छे हैं। यहाँ शांत प्राइवेट रूम्स भी हैं जो बाद में हमारे डिस्कशंस के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। तुम चिन युआनशान के पीछे पीछे रूम नंबर 666 में चले गए। एवरीवन, ये मिस्टर गू हैं, आज रात के हमारे वॉकिंग कैश काउ, पैसे का समंदर। हेलो मिस्टर गू। यद्यपि तुम काफी यंग थे, लेकिन उनकी आंखों में तुम सचमुच एक चलती फिरती सोने की खदान थे। तुम इस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन तुम हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी कुछ इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को साफ तौर पर देख सकते थे। ये इंडस्ट्रीज कभी क्रैश नहीं होने वाली थी। आखिरकार तुमने दर्जनों कंपनियों और एंटरप्राइज ग्रुप्स में इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 बिलियन युआन था और बेशक तुम्हें बदले में 300 बिलियन युआन का कैशबैक मिला। जब सभी रिप्रेजेंटेटिव्स आखिरकार बाहर निकले तो सुबह के 3 या 4 बज चुके थे। तुम्हें थोड़ा आराम करने का एक दुर्लभ मौका मिला, लेकिन तुम ज्यादा देर नहीं सो पाए जब चिन युआनशान ने तुम्हें जगाया। मिस्टर गु, हमें अब बैंक निकलना होगा। हमारे तय किए गए कई रिप्रेजेंटेटिव्स वहां इंतजार कर रहे हैं। आंखों के नीचे 2 बड़े डार्क सर्कल्स के साथ तुम और चिन युआनशान जल्दी से कमर्शियल बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। मिस्टर लू भी अपनी सेक्रेटरी और डॉक्यूमेंट्स के ढेर के साथ वहां आ चुके थे। तुमने डॉक्यूमेंट्स लिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ा। मैं इसे ले रहा हूँ। तुम इस जगह को अपना बेस कैंप बनाने का प्लान कर रहे हो, इसलिए बेशक तुम इसके किसी भी हिस्से को रेंट पर नहीं छोड़ दे सकते। तुमने इन दोनों बिल्डिंग्स को कुल 30 बिलियन युआन की कीमत पर खरीदा, जिसने तुम्हें तुरंत 300 बिलियन युआन का कैशबैक दिया। इसके अलावा तुमने बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और 20 बिलियन युआन इन्वेस्ट किए। सुबह 9:50 बजे तुमने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना खत्म कर दिया। फिर तुमने बाथरूम जाने का एक बहाना बनाया। कुछ मिनटों बाद तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। सिस्टम अब ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। होस्ट को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तुम जानते थे कि सिस्टम हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। तुम्हें भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद सिस्टम धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स की तरह गायब हो गया। तुमने थोड़ी निराशा के साथ एक ठंडी सांस ली, फिर खुद को संभाला और वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। इन 24 घंटों में सिस्टम की मदद से तुमने कुल 823.7 बिलियन युआन कमाए हैं। ये सब कैश एसेट्स, नकद पैसा है जिसे तुम जब चाहो खर्च कर सकते हो। जहां तक फिक्स एसेट्स की बात है, तुम्हारे पास दर्जनों विला और बड़े फ्लैट्स, सैकड़ों लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट्स और यॉट्स हैं। साथ ही लगभग 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के शेयर्स और वे 2 बिल्डिंग्स भी हैं। इन सभी संपत्तियों के साथ अगर तुम कभी लाइफ में अर्श से फर्श पर भी आ जाओ तो भी इन सबको बेचकर तुम्हें आसानी से 10 बिलियन युआन मिल जाएंगे। आपकी इस कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट चिन, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले निकलता हूँ। मिस्टर गु एक बिजी आदमी है, उनका बिजी होना लाजमी है। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोटी डिटेल्स देता हूँ। चिन युआनशान को अलविदा कहकर तुम सबसे पहले अपने रेंटेड अपार्टमेंट, किराए के कमरे पर गए और अपना सामान पैक करने की तैयारी करने लगे। वैसे पैक करने के लिए ज्यादा सामान था नहीं। तुम अपने मकान मालिक को कॉल करते हो, अंकल लियू, मैं अपना कमरा खाली करने का प्लान कर रहा हूँ। गु, क्या हाल फिलहाल में तेरा टाइम खराब चल रहा है? रेंट के लिए कोई जल्दी नहीं है। तुझे जितने दिन रहना हो तू रह सकता है। जब सैलरी मिल जाए तब पे कर देना। अगर तू कहीं और रेंट पर जाएगा तो वहां का रेंट इससे तो ज्यादा ही होगा। वैसी बात नहीं है अंकल लियो, मैंने एक जगह खरीद ली है, अब मेरा अपना घर है। लगता है तू अमीर हो गया है बच्चे। अपना सामान पैक कर ले, चाबी बाद में मेरे दरवाजे पर छोड़ दे देना। तुम कहते हो कि तुम बचे हुए पैसे उन्हें बाद में ट्रांसफर कर दोगे। समझ गया। थैंक्स अंकल लियो। तुम आखिरकार सारे छोटे मोटे कामों से फ्री हो गए। फिर तुम लिन जियान को कॉल करते हो। क्या बकवास है भाई, मैं पूरे दिन से तेरा वेट कर रहा हूँ। तूने अब जाकर कॉल किया है? हाँ हाँ हाँ, बस अभी अभी काम खत्म हुआ है। तू बहुत खुश लग रहा है। बेशक खुश हूँ, मेरा सारा कर्ज चुका दिया गया है। तू क्या सोचता है, तूने आखिर ऐसा क्या किया है? वो बहुत सारा पैसा था और तूने मुझे भी इतने पैसे ट्रांसफर किए। क्या तूने अपना सारा कर्ज चुका दिया? मेरा 2 लाख का कर्ज था जो लगभग पूरा खत्म हो गया है। अब सिर्फ 20,000 बचा है। यह तो अच्छी बात है। वेट, तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। मैं तुझे ये 2 लाख कैसे वापस करूंगा? कोई जल्दी नहीं है, जब भी तेरे पास पैसे हो वापस कर देना। अगर तू वापस नहीं भी करना चाहता तो भी मत कर। साले बहुत बढ़िया। कुछ खास नहीं, मैंने कुछ साल पहले कुछ क्रिप्टो खरीदे थे। मैं उसके बारे में लगभग भूल ही गया था। मैंने पिछले 2 दिनों में उसे कैश आउट किया और बूम, मैं अमीर हो गया। बढ़िया है भाई, खुशी की बात है कि तूने कुछ बद्धा कर दिखाया। अब से इन पैसों को अच्छे से बचा कर रखना। हम सबको जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ता है। बस अपनी लाइफ एंजॉय कर भाई, डरने की क्या बात है। धत, मैं जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए मेहनत करने। अब फोन रख साले। तुम हंसते हो और फोन काट देते हो। तुम एक ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंचते हो। तुम अपनी कार अच्छे से पार्क करते हो। तुम पहले एक आम ओवरवर्क्ड काम के बोझ से दबे ऑफिस एम्प्लॉय थे। अब जब तुम अमीर हो चुके हो तो बेशक तुम अपनी नौकरी छोड़ देने वाले हो। तुम सीधे अपने बॉस के पास जाते हो, मैनेजर ली, मैं अपनी नौकरी छोड़ दे रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने नोटिस किया कि तुम आज सुबह काम पर नहीं आए थे। क्या कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं, मैंने कुछ समय पहले कुछ क्रिप्टो खरीदा था। मैंने उसे कुछ दिन पहले बेच दिया, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ देने का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ कोई ड्रामा या झगड़ा नहीं होता है। मैनेजर ली बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाते हैं। फिर तुम अपने सभी को वर्कर्स, साथ काम करने वालों को अलविदा कहते हो और एक रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा लिखते हो। तुम उसे सौंपते हो और कंपनी से बाहर आ जाते हो। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद, गाइस, हे भगवान, क्या आपको पता है कि मैंने नीचे क्या देखा? क्या हुआ? मैंने गु बेईचेन को एक फेरारी चलाते हुए देखा। क्या एक फेरारी? तुम आराम से और खुशी खुशी वहां से ड्राइव करते हुए निकल जाते हो। अब जब तुम अमीर हो चुके हो
तो तुम अब से एक बेफिक्र और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का फैसला करते हो। सबसे पहले तुम एक नया वार्डरोब कपड़े खरीदना चाहते हो। जब लग्जरी गुड्स, महंगे ब्रांड्स की बात आती है तो तुम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तुमने सुना था कि कुछ चीजें खरीदने के लिए तुम्हें अपनी एसेट्स, संपत्ति साबित करनी पड़ती है। ये बेहद झंझट भरा काम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अब एक अमीर आदमी हो। तुम इन चीजों को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हो, जैसे कि बैंक। उदाहरण के लिए तुम तुरंत चिन युआनशान को कॉल करते हो। प्रेसिडेंट चिन, मेरा एक सवाल है, क्या हमारे बैंक की किसी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है? चिंता मत कीजिए मिस्टर गु, यहाँ डिवाइन लैंड एम्पायर में हमारा कमर्शियल बैंक लगभग कुछ भी हैंडल कर सकता है। मैं अभी कुछ लग्जरी सामान खरीदना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बैंक इन पार्टनर से बात करके पता करे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। क्यों ना ऐसा करें मिस्टर गु, मैं बैंक से आपके साथ किसी ऐसे को भेज देता हूँ जो इन सब चीजों को अच्छे से जानता हो। वह इन मर्चेंट्स के साथ रेगुलर काम करती है, वह आपके साथ जा सकती है। आपका क्या ख्याल है? नो प्रॉब्लम, मैं आपके अपडेट का वेट करूंगा। फोन काटने के 3 मिनट से भी कम समय में तुम्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हेलो सम्मानित मिस्टर गू, मैं शेंगचेंग कमर्शियल बैंक से हूँ, वही शॉपिंग गाइड जिसे प्रेसिडेंट चिन ने आपके लिए अरेंज किया है। हम कल रात डिनर पर मिले थे। मेरा नाम मेंग शियू है। ओह, तुम हो मिस्टर गू। अगर आप लग्जरी कपड़े और घड्डियां खरीदना चाहते हैं तो मैं इंटरनेशनल मिक्सेसी जाने की सलाह दूंगी। उनके पास ब्रांड्स की एक बहुत कंप्लीट रेंज है और ओवरऑल ग्रेड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। मैं वैसे भी वहीं ड्राइव करके जा रहा हूँ। जब हम रास्ते में बैंक के पास से गुजरेंगे तो तुम मेरे साथ आ जाना, ओके? ओह, यह तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। वैसे आपकी मदद करके मुझे भी बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। एकदम सही मौका हाथ लगा है। दिन के उजाले में 10 बिलियन खर्च करना, 2 बिल्डिंग्स जिनकी कीमत 30 बिलियन है। हम इस मौके को भुना पाते हैं या नहीं, यह सब आज पर डिपेंड करता है। आज सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में वह पूरे समय वहीं रुकी रही, चाय पानी सर्व करती रही और छोटे मोटे काम संभालती रही। उसने सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देखा था, लेकिन वह तुम्हारे जैसे सुपर बिलियनियर से पहले कभी नहीं मिली थी और तुम्हारी एंट्री ने उसकी उम्मीदों को एक नई चमक दी थी। लेकिन क्या वह तुम्हें रिझा पाएगी? इस बात को लेकर उसमें जीरो कॉन्फिडेंस था। बस कुछ ही मिनटों बाद तुम वहां पहुंच गए। कार में बैठने से पहले ही तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देख लिया था। अब वह कार में तुम्हारे बिल्कुल बगल में बैठी थी, इसीलिए तुम उसे और भी साफ देख सकते थे। उसका फिगर सचमुच कमाल का था। ये नोटिस करते हुए कि तुम उसे देख रहे हो, मेंग शियू मन ही मन बहुत खुश हुई। तुम्हें लग्जरी गुड्स के बारे में काफी नॉलेज है ना? हाँ, क्योंकि मेरे काम में अक्सर यहाँ शंघाई के कई लग्जरी स्टोर्स के साथ को ऑपरेशन शामिल होता है। इसके अलावा मुझे पर्सनली भी इस तरह की चीजें पसंद हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता है। कार जल्द ही इंटरनेशनल मिक्सेसी पहुंच गई। कार से बाहर निकलने के बाद जब तुम चल रहे थे तो तुमने चुपके से मेंग शियू को नोटिस किया। वह लगभग 168 सेंटीमीटर लंबी थी, लंबी और पतली, एक ग्रेसफुल फिगर के साथ। हाई हील्स में वह लगभग 172 सेंटीमीटर लंबी लग रही थी। मेंग शियू भी चुपके से तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे कपड़े डीडे बहुत सादे थे, सस्ते कपड़े जिनकी कीमत सिर्फ कुछ 100 रुपए होगी। ये एक सुपर बिलियनियर के स्टेटस से मैच नहीं कर रहा था। बेशक शायद तुम बस लो प्रोफाइल, दिखावा न करने वाले रह रहे थे। मिस्टर गू, आपने अभी कहा कि आप मेंस वियर, पुरुषों के कपड़े और घड्डियां खरीदना चाहते हैं, इसीलिए मैं हेरमीस और अरमानी की सिफारिश करूंगी। जेगना भी बहुत अच्छा है। वे बिजनेस और कैजुअल दोनों स्टाइल कवर करते हैं, जो आपके जैसे युवा सफल लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप घड़ी चुनना चाहते हैं तो आप पाटेक फिलिपे, वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन जैसे ब्रांड्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलो जेगना चेक करते हैं। सिसली, ये हमारे बैंक के वीआईपी हैं मिस्टर गू। हेलो मिस्टर गू, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दूं? मेरे साइज के कपड़े चुनो। मुझे कपड़ों के 4 सेट्स चाहिए, 2 बिजनेस सेट्स और 2 कैजुअल सेट्स। ओके मिस्टर गू, कृपया एक मोमेंट वेट कीजिए। आखिरकार तुमने मौके पर ही एक कैजुअल सेट चेंज कर लिया। बेशक तुमने सिर्फ इसी ब्रांड से कपड़े नहीं चुने, तुमने हर्मीस, डायर, डियोर, अरमानी और कई दूसरे ब्रांड से भी चीजें ली। टोटल कॉस्ट 1.5 मिलियन RMB चीन की करेंसी थी। कपड़े बदलने के बाद तुम्हारा प्लान अब भी एक घड्डी खरीदने का था। लगातार कई मॉडल्स चेक करने के बाद तुमने आखिरकार वह घड्डी चुन ली जो तुम्हें चाहिए थी। पाटेक फिलिप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस G सीरीज 6300 G-0, एक शून्य वॉच। बेशक इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, पूरे 31.5 मिलियन RMB। तुमने सीधे अपना कार्ड स्वाइप किया। तुम्हारे बगल में खड्डी मेंग शियू को बेहद जलन और ईर्ष्या हो रही थी। वह भी एक ऐसी ही आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी। तुम्हें पानी की तरह पैसा बहाते देख वह पूरी तरह से तुम पर लट्टू हो चुकी थी। पाटेक फिलिप स्टोर से बाहर निकलने के बाद तुमने टाइम चेक किया। दोपहर के 12 बज चुके थे। क्या यहाँ आसपास कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं? तुम्हारी इस मेहनत के लिए मैं तुम्हें डिनर लंच ट्रीट दूंगा। कोई रिकमेंडेशन? यहाँ एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है जो काफी अच्छा है, लेकिन उसकी कीमत काफी महंगी है। परफेक्ट, वहीं चलते हैं। वह वेस्टर्न रेस्टोरेंट वाकई बहुत महंगा था। तुमने रफली मेन्यू पर एक नजर डाली। 2 रैंडम स्टेक्स की कीमत भी कई हजार युआन थी, लेकिन तुम वैसे भी रईसों वाली लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने आए थे,
इसीलिए बेशक तुम्हें कीमत की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी एक वक्त का खाना 800 बिलियन युआन का तो नहीं हो सकता था। खाना लगभग खत्म होने वाला था और मेंग शियू अभी तक तुम्हारे साथ एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाई थी। वह थोड़ी एंग्जाइटी, बेचैनी महसूस कर रही थी। तुम्हें पता है, वह तुम्हारी असाइन की गई पर्सनल क्लाइंट असिस्टेंट नहीं थी और तुमने अभी तक किसी को अपना एक्सक्लूसिव बैंक असिस्टेंट नहीं चुना था। इसीलिए बैंक के सभी 10 असिस्टेंट्स इस पोजीशन के लिए पागलों की तरह कंपटीशन कर रहे थे। अगर उसने आज ये मौका मिस कर दिया तो क्या होगा अगर अगली बार किसी और को ये पोजीशन मिल गई? तुम्हें सिर झुकाकर खाते देख मेंग शियू ने एक बोल्ड फैसला लिया। वह नहीं मानती थी कि ऐसा कोई मर्द होगा जो खूबसूरत औरतों का दीवाना ना हो। तुम दोपहर में सबसे पहले किस अपार्टमेंट को चेक करना है, इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक तुम्हें टेबल के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुमने मेंग शियू को एक गहरा और मीनिंगफुल लुक दिया। यह लड़डच की सचमुच खेल के नियम जानती थी। तुम्हारे द्वारा घूरने पर मेंग शियू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्रदर गु, मिस मेंग तुम क्या कर रही हो? तुम्हें उसके कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तुम अच्छे से जानते थे कि इस ब्यूटी का क्या मतलब था। बेशक तुम उसे मना नहीं करने वाले थे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत नहीं करता। मैं आपकी मिस्ट्रेस रखैल बनकर रह सकती हूँ। ये मेरा पहला टाइम है। सच में, सच कहें तो तुम्हें थोड़ा शक था। तुमने बैंक स्टाफ, नर्सों और प्री स्कूल टीचर्स के सर्कल्स के बारे में हमेशा पुरानी बातें सुनी थी कि वे सर्कल्स कितने चालाक और अजीब होते हैं। तुम्हें पूरा यकीन नहीं था। मेंग शियू के फिगर और लुक्स के साथ कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि इसमें कोई अनकहे नियम, प्लेइंग गेम्स शामिल नहीं रहे होंगे। ब्रदर गु, ये सचमुच मेरा पहला टाइम है। आप मुझे वेरीफाई कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद तुम्हें आखिरकार उस पर विश्वास हो गया। वह हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाने की हिम्मत कर रही थी तो वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रही थी। मैं थोड़ा उत्सुक हूँ, तुम अब तक किसी के चक्कर में क्यों नहीं पड़ी डी? तुम्हारे पास तो ढेरों चाहने वाले स्वीटर्स रहे होंगे ना? मैंने पहले किसी को डेट किया था, लेकिन मैंने कभी खुद को पूरी तरह किसी को नहीं सौंपा। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। जहां तक चाहने वालों की बात है तो सच कहूं तो काफी लोग हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। वे बस मेरे गुड लुक्स और अच्छे फिगर के दीवाने हैं। वे मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। मुझे शादी से पहले सेक्स से कोई ऐतराज नहीं है। मैं बस गलत इंसान से मिलने से डरती हूँ। मैं वास्तव में एक बहुत रियलिस्टिक, व्यावहारिक इंसान हूँ। मुझे बस पैसा चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि मैं जो चाहूँ खरीद सकूं, काम ना करना पड़े डी, और बस मजे के लिए ट्रेवल करती रहूं। अफसोस कि मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं है। ओह अच्छा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं इस फैक्ट को नहीं छुपाती कि मैं मटेरियलिस्टिक, पैसों की भूखी हूँ, लेकिन मैं आम लड़कों के साथ टाइम पास भी नहीं करती। जैसे मेरे कुछ चाहने वालों को ही देख लीजिए। अगर आप मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपको लटका कर नहीं रखूंगी। मैं साफ कह दूंगी कि ये इम्पॉसिबल है और मैं आपसे कोई पैसा भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये काफी इंप्रेसिव था। अगर मेंग शियू उन्हें एक्सेप्ट करती और लटका कर रखती तो इसका मतलब था कि वह बैकअप्स का एक ढेर रख रही थी। वह निश्चित रूप से बाद में ब्लास्ट होता और मुसीबत खड़ी करता, लेकिन मेंग शियू ने उन सभी को शुरुआत से ही रिजेक्ट कर दिया था। भले ही उसे बाद में कोई अमीर लड्डका मिले, लेकिन उसके पीछे कोई पुराना मेशी ड्रामा लफड़ा नहीं आने वाला था। एकदम क्लीन और झंझट मुक्त। ये सचमुच उसकी समझदारी थी। ब्रदर गु, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मेंग शियू बिना किसी शक एक स्मार्ट औरत थी। वह अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप लोगों का दिल जीते हैं। मैं तुम्हें पहले एक पोर्च दूंगा। इसके अलावा मेरे पास एक अपार्टमेंट है। तुम वहाँ टेम्परेरी कुछ समय के लिए रह सकती हो। बाकी सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म करती हो। चिंता मत कीजिए ब्रदर गु, मैं निश्चित रूप से बहुत ओबेडिएंट, आज्ञाकारी रहूंगी। मैं सच में बहुत अच्छे से बर्ताव करूंगी। ठीक है, चलो पहले एक ट्रायल रन करते हैं, लेकिन अगर तुम ट्रायल पीरियड पास नहीं कर पाए तो भी मैं तुम्हें एक ब्रेकअप फीस दूंगा। वह फीस बेसिक तौर पर एक हशमणि, मुंह बंद रखने का पैसा की तरह थी, बेशक, ताकि वह बाद में यह न कह सके कि तुमने उसके साथ खिलवाड़ेज किया। ओके ब्रदर गु, मैं निश्चित रूप से आज्ञाकारी बनूंगी। मैं आज दोपहर को अपार्टमेंट्स देखने जाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो। बिल्कुल ब्रदर गु, मैं भी आपका नया अपार्टमेंट देखना चाहती हूँ। पूरे लंच की कॉस्ट 20,000 युआन से ज्यादा थी और ये सिर्फ एक सिंपल मील था। मेंग शियू ने बिल देखा और चुपचाप अपनी जीभ दबाई। मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 10,000 युआन से थोड़ी ज्यादा है। वह यहाँ के एक वक्त के खाने के लिए भी काफी नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। तुमने लापरवाही से आर्क डी ट्रॉम्फ कॉम्प्लेक्स का एक अपार्टमेंट चुन लिया। ऐसी गर्लफ्रेंड का होना पहले सिर्फ तुम्हारे सपनों में होता था, अब ये सच में हकीकत बन रहा था। तुम लाइफ के इस अजीब मोद्दे पर ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सके। मेंग शियू भी अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन इन सब चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं एक बैंक में काम करती हूँ। मैंने बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं। वे सब ऊपर से बहुत ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वफादार नहीं होता। सबसे सीधा दिखने वाला भी कम से कम 3 मिस्ट्रेसेस रखता है। इसीलिए वे कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट ही आपको शेप करता है। मेंग शियू खिड़की के सामने खड़ी थी
और बाहर के नजारे को सूनी नजरों से देख रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। तुम क्या सोच रही हो? बस बाहर देख रही हूँ। ये शहर कितना हलचल भरा है। हमारे जैसे आम लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं और फिर भी कभी सचमुच यहाँ फिट नहीं हो पाते। शंघाई सचमुच बहुत प्रोग्रेसिव है। ये बिल्कुल एक बीच बिच की तरह है। अगर आप गरीब हैं तो ये आपको नीचा दिखाता है, अगर आप अमीर हैं तो ये आपको समाज के टॉप पर रहने का मौका देता है। मेंग शियू ने तुम्हें एक शिकायत भरी नजर से देखा। पूरा पोएटिक शायराना वाइब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वह धीरे धीरे चलकर आई और तुम्हारे बगल में बैठ गई। अपना सिर तुम्हारी चेस्ट छाती पर टिका दिया। तुमने धीरे से उसके मुलायम बालों को सहलाया, अपना हाथ उसकी पतली नाजुक कमर पर लपेटा। उसकी अट्रैक्टिव खुशबू को महसूस करते हुए तुम खुद को अराउज्ड उत्तेजित होने से नहीं रोक सके। तुम्हें यह अपार्टमेंट कैसा लगा? यह अमेजिंग है, बिल्कुल एक सपने जैसा। मैं अपनी पूरी लाइफ काम करके भी इसे कभी नहीं पा सकती थी। तुम अब से यहीं रह सकती हो। अगर तुम 3 साल तक मेरे साथ टिक गई तो मैं ये अपार्टमेंट तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। मेंग शियू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सामने खड़े इस लड़के के साथ जुद्धाने से उसके सिर्फ एक शब्द से वह बहुत से लोगों से कहीं बेहतर जिंदगी जी सकती थी और उसे शंघाई में कभी भी पागलों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसे दशकों तक सिर्फ एक रेगुलर अपार्टमेंट खरीदने के लिए अपनी गांड घिसने की भी चिंता नहीं थी। दोनों ने दोपहर में थोड़ी देर आराम किया। उठो, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तुम्हारा क्या खाने का मन है? कुछ ताकतवर नरिशिंग खाना चाहती हो? मुझे चिंता है कि तुम बहुत थक गई होगी। तभी दोनों उठे, कपड़ों का एक नया सेट चेंज किया और धीरे धीरे चलकर गैरेज की तरफ गए। उन्होंने कार निकाली और सड़क पर निकल पड़े। रेस्टोरेंट के अंदर मेंग शियू आखिरकार खुद को एक सवाल पूछने से नहीं रोक सकी। ब्रदर गु, मेरे अलावा और कितनी लड़कियां हैं? कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। मेंग शियू ने शौक होकर पूछा। उसने सोचा था कि तुम्हारे बाहर बहुत सारी लड़कियां होंगी और वह सोच रही थी कि उनके साथ कैसे कंपटीशन करना है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी कोई दूसरी औरत है ही नहीं। इस बात ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। अभी के लिए सिर्फ एक, मैं समझ गई, लेकिन उसे फिर भी थोड़ा अजीब लगा। ऐसा नहीं था कि उसे जलन हो रही थी। आखिरकार वे एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते थे। अपने बॉयफ्रेंड का दिल कैसे जीते? 100 पौष्टिक और स्वादिष्ट पेट फ्रेंडली डिशेस, ये सब वे किताबें थीं जो उसने पहले खरीदी थीं, लेकिन वह तब इतनी बिजी थी कि उसने उन्हें शायद ही कभी पढ़ा हो। लगता है अब उन सबको बाहर निकालने और ध्यान से स्टडी करने की पूरी जरूरत है। इस चीज को अच्छे से पढ़ना और सीखना ही होगा। ऐसा कोई मर्द नहीं है जो ठरकी ना हो जब तक कि वह मर ना जाए। इसके अलावा क्या सभी लड़ीडीएच के ग्रीन टी चालक दिखावा करने वाली लड़ीचकियों को पसंद करते हैं? वेट, नहीं, उन्हें बुलाने का ये सही तरीका नहीं है। वे ग्रीन टी लड़ीचकियां क्या होती हैं? वे सब प्यारी लड़ीचकियां होती हैं जो अपने भाइयों की परवाह करती हैं। वैसे ग्रीन टी लड़कियों में खराबी ही क्या है? वे हर वक्त आपका हालचाल पूछती हैं, आपकी ठंड और गर्मी की परवाह करती है। वे आपको प्यार से बहला भी सकती हैं और हर तरह से आपका ख्याल रख सकती है। वे चाहे कहीं भी जाएं या कुछ भी करें। ग्रीन टी लड़कियां हमेशा पहले आपकी राय मांगेंगी, जिससे आपको पूरा रिस्पेक्ट महसूस होगा और लगेगा कि आप ही टॉप प्रायोरिटी हैं। ऐसी बढ़िया लड़कियां, सही है ना? तुम निश्चित रूप से इस तरह की लड़की को पसंद करोगे। भला कौन सा लड़का उनसे प्यार नहीं करेगा? इस बारे में बात करें तो हार्बिन के कल्चरल टूरिज्म ब्यूरो को देखो। वहाँ की लोकल लड़कियां खुद को बिग गर्ल्स या लिटिल पोटैटोज बुलाती हैं। वे सचमुच खजाना है। उन्होंने वहां के सारे लोकल लड्डेकों को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। भैया, अगर आपको बाद में कोई और मिल जाए तो प्लीज मुझे मत छोड़ देना। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। वह सॉफ्ट अट्रैक्टिव आवाज, साथ ही उसकी आंखें जो नखरे से इधर उधर घूम रही थीं, और वह नाजुक मासूम सा लुक, भला कौन मर्द इसे रजिस्ट कर पाता? तुम्हें थोड़ा अचंभा हुआ। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मेंग शियू का इंटरनल मोनोलॉग, मन के विचार, इतना गहरा था। लेकिन आखिरकार मेंग शियू ने तुम्हें अपना पहला टाइम दिया था। जब तक वह कोई बड्ढी गलती नहीं करती, तुम कुछ भी टॉलरेट बर्दाश्त कर सकते थे। रिलैक्स। जब तक तुम अच्छे से बिहेव करोगी और कोई गड़बड़ नहीं करोगी, मैं तुम्हें डंप ड्रॉप नहीं करूंगा। थैंक यू भैया, आप सबसे बेस्ट हो। जब वे रात को होटल वापस गए तो पैशन रोमांस का एक और दौर शुरू हुआ। पिछले एक्सपीरियंस से सीखने के बाद दूसरा राउंड कहीं ज्यादा एक्साइटिंग था। मेंग शियू की स्किल्स भी थोड़ी इंप्रूव हुई थी। वह मुश्किल से अपनी डिफेंस लाइन संभाल पा रही थी। जब तुम अगली सुबह जागे, मेंग शियू पहले ही काम पर जा चुकी थी। तुम्हारे फोन पर उसका एक मैसेज आया हुआ था। अमीर होने के बाद की जिंदगी, तुम्हें अभी भी इसकी पूरी आदत नहीं थी। काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं, सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मन चाहे सो, जो मन करे वो करो। तुम्हें अभी भी ये सब हकीकत से परे लग रहा था, जैसे ये सब बस एक सपना हो। वैसे तुम आज उन बिल्डिंग्स को चेक करने जा सकते हो। तुमने 2 बिल्डिंग्स पर 30 बिलियन युआन खर्च किए हैं। तुम उन्हें देखने ना जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? वे दोनों बिल्डिंग्स हुआंगपू नदी के बिल्कुल किनारे हैं। वे बेहद शानदार दिखती हैं।
तुम बिल्डिंग्स के नीचे पहुंचे, उन दो गगनचुंबी इमारतों को देखकर तुम्हारी छाती गर्व से फूल गई। तुम बिल्डिंग्स के अंदर इधर उधर घूमे, यहाँ के लेआउट और डिजाइन को चेक किया। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही एक प्लान तैयार था। फ्लोर्स 1 से 4 मेन मॉल एरिया हो सकते हैं, जिसमें सभी हाई एंड ब्रांड्स और बड़े सुपरमार्केट्स शामिल होंगे। फ्लोर्स 5 से 7 पर फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, फिटनेस, लेजर और एंटरटेनमेंट वेन्यूज होंगे। फ्लोर्स 8 और उससे ऊपर के फ्लोर्स ग्रुप के ऑफिस स्पेस, स्टाफ डॉर्मेटरीज, कर्मचारियों के रहने की जगह और बिजनेस रिसेप्शन एरियाज के लिए रिजर्व्ड है। तुम्हारा खुद का ऑफिस टॉप फ्लोर पर सेट किया जाएगा, जहां से तुम नदी के किनारे के खूबसूरत नजारे का पूरा व्यू ले सको। अब जब तुम्हारे पास बिल्डिंग का ओवरऑल प्लान तैयार था, तुम्हें डिजाइन और रेनोवेशन करने के लिए अभी भी एक नामी डेकोरेशन कंपनी की जरूरत थी। यह सोचकर तुमने चिन युआनशान को कॉल किया। प्रेसिडेंट चिन, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी नामी डिजाइन और डेकोरेशन कंपनी को जानते हैं? मैं अपनी इन दोनों बिल्डिंग्स का रेनोवेशन करवाना चाहता हूं। वेट, आपने खुद ही उस दिन एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना, आप इसके बारे में पूरी तरह भूल गए क्या? हाँ, तुमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि तुम साइन करने के तुरंत बाद उनके बारे में लगभग भूल ही जाते थे। लेकिन चिन युआनशान के याद दिलाने पर तुम्हें सब कुछ वापस याद आ गया। पार्टनर शेयर होल्डर का नाम शायद झेंग हौरान था, सही ना? इस विचार के साथ तुमने अपना फोन निकाला और कॉल किया। मुझे लगता है कि मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सही ना? बेशक आपने किया था। आप अभी हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपके पास 35% का स्टेक है। ग्रेट, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें पता है ना कि मैंने प्रेसिडेंट लू से 2 बिल्डिंग्स खरीदी हैं। मैं उन दोनों बिल्डिंग्स का पूरा रेनोवेशन करवाना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम डायरेक्टर गू, चिंता मत कीजिए, ये हमारी अपनी कंपनी है। हम निश्चित रूप से इस काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगे। पहले मेरे लिए प्राइसिंग का हिसाब लगाओ, फिर साइट मेजरमेंट्स, नाप चौक लेने के लिए एक टीम भेजो। साथ ही मुझे तुम्हें अपने डिजाइन आइडियाज भी समझाने होंगे। चिंता मत कीजिए डायरेक्टर गू, हम निश्चित रूप से आपको इनसाइडर प्रेफरेंशियल प्राइस, खास डिस्काउंट वाली कीमत देंगे। और वर्क टीम के बारे में भी स्ट्रेस मत लीजिए, मैं अपनी सबसे बेस्ट क्रू आपके पास भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तुम दिन भर भागदौड़ करने के बाद काफी थक चुके हो। तुम अपने अच्छे दोस्त को खाने पर इन्वाइट करने के लिए लिन जियान को कॉल करते हो। साफ साफ बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं अभी भी काम पर हूँ, धत्त तेरे की। आज रात जब तुम काम से फ्री हो जाओ तो चलो बारबेक्यू, तंदूरी कबाब खाने चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट। मेरे धर्म पिता, स्वर्ण फादर, मैं आपकी पूजा करता हूँ। मैं काम खत्म होते ही सीधे हमारे रेगुलर स्पॉट पर पहुंचूंगा। मेरा वेट करना। शाम के 5 बज चुके हैं। टाइम के हिसाब से देखें तो बारबेक्यू के स्टॉल्स बस खुलने ही वाले हैं। जब तक तुम ड्राइव करके उस स्पॉट पर पहुंचते हो लगभग 7 बज जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद लिन जियान एक शेयर्ड ब्लू ई बाइक, किराए की इलेक्ट्रिक साइकिल पर धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आता है। जैसे ही वह बैठता है, लिन जियान तुम्हारी तरफ एक सिगरेट फेंकता है। बिल्कुल साले, अब तो बात ही अलग है। तेरी लॉटरी लग गई है और तू अभी से लोगों को ट्रीट दे रहा है। लॉटरी जैसी बात नहीं है, बस कुछ एक्स्ट्रा कैश हाथ लग गया है और कुछ नहीं। मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया, ये तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे बाद में पैसे खर्च करने की जरूरत है। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हुए तो मैं एक घर और कार खरीदूंगा, डाउन पेमेंट कर दूंगा और बाकी धीरे धीरे चुकाता रहूंगा। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो पहले सेविंग्स करो, फालतू की चीजों पर पैसे मत उड़ाओ। आजकल पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। रिलैक्स, मैंने इस बार काफी सारा क्रिप्टो कैश आउट किया है। मैंने पहले ही एक घर और कार खरीद ली है और मेरे पास अभी भी सेविंग्स बची हैं। हे भगवान, तूने तब ऐसा क्या किया था? तेरे पास इतना सारा क्रिप्टो कहाँ से आया? गैस करो, अंदाजा लगाओ। कमाल है भाई, तूने तो ऐसे ही अपनी लाइफ बदल ली। तेरे पास घर है, कार है और बैंक में कैश है। अगला काम, तू एक पार्टनर ढूंढेगा और शादी कर लेगा। लाइफ बस ऐसे ही बेहतर से और बेहतर होती जाएगी। शादी मेरी जूती से? क्यों, तू शादी नहीं करना चाहता? ये बेसिक तौर पर इम्पॉसिबल है। मैं अपनी लाइफ में लगभग निश्चित रूप से कभी शादी नहीं करने वाला। क्या हुआ, मुझे इस बारे में बता। क्या किसी टॉक्सिक लड़ेचकी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है? नहीं, वैसा नहीं है। मुझे बस लगता है कि आजकल शादी करना बहुत मुश्किल काम है। बस जनरल सोशल क्लाइमेट, आजकल के माहौल को देखो, तुम समझ जाओगे। लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ अकेले तो नहीं बिता सकते ना, कोई तो होना चाहिए साथ निभाने के लिए, सही ना? डरने की क्या बात है? मैं अब अमीर हूँ, मैं जितने चाहूँ उतने लवर्स रख सकता हूँ। बस एक लॉन्ग टर्म वाली ढूंढ लूंगा, उतना काफी है। मैं वैसे भी शादी नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन सब झंझटों और थका देने वाली चीजों से डील नहीं करना पड़ेगा। ये कहीं ज्यादा आसान है, सही ना? जब शादी की कॉस्ट सेक्स के लिए पे करने से कहीं ज्यादा हो और एक मैरिज पार्टनर के मोरल स्टैंडर्ड्स, नैतिक स्तर स्टैटिस्टिकली एक सेक्स वर्कर से भी कम हो, तो भला कौन शादी करना चाहेगा? मेरे धर्म पिता सचमुच बहुत बुद्धिमान है। सच उगल, तेरे पास पहले से ही कोई एक है ना? हाँ, असल में मेरे पास एक है। क्या बात है, ये तो बहुत कड़क है। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। कितने करीब? उनके बीच लगभग कोई सीक्रेट्स, राज नहीं है। वे शाब्दिक रूप से किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं सिवाय सिस्टम के। बेशक, हे तू अब अमीर हो चुका है,
आगे का तेरा क्या प्लान है? क्या तू अभी भी अपनी पुरानी नौकरी करता रहेगा? मैंने पहले ही छोड़ दे दी। बाद में क्या तू अपनी पूरी लाइफ में फिर कभी पैसे नहीं कमाने वाला? पैसे कमाना अब मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे पास अभी जो पैसे हैं वे मेरी पूरी जिंदगी आराम से काटने के लिए काफी हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अभी भी पैसों के लिए काम करना पड़ रहा है। चाहता है कि मैं तुझे कुछ कैश दूं? ना भाई, मैं इसके लिए खुद काम करना पसंद करूंगा। धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैं वैसे भी अभी किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी दिन सच में सरवाइव नहीं कर पाया तो मुझे तुझसे एक फेवर की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत कर, बस एक बार बोल देना, मैं निश्चित रूप से तेरी मदद करूंगा। तूने जो मुझे 2,20,000 युआन दिए थे उसमें से सिर्फ 30 से 40,000 ही बचे हैं। मैं इसे तुझे वापस ट्रांसफर कर दूंगा। इसे ले और इस्तेमाल कर। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीद लेना। ओके, फिर मैं तुझसे औपचारिकता नहीं करूंगा। चल ना भाई, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत हुआ, अब निकलते हैं। चलो बिल पे करते हैं। चलो बाहर चलें। सड़क के किनारे खड्डे होकर लिन ज़यान तुम्हारी लग्जरी कार को घूरता है। धत साले, तू तो सचमुच बहुत अमीर हो गया है ना? तू अब फेरारी चलाता है। चाहता है कि मैं तुझे एक गिफ्ट करूं? ना भाई, कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही एक टैक्सी आकर रुकती है। लिन ज़यान तुरंत निकल जाता है। तुम्हारे द्वारा बुलाया गया डेसिग्नेटेड ड्राइवर, किराए का ड्राइवर भी आ जाता है। हेलो सर, हमें कहाँ चलना है? एक्स एक्सो बार। मैं सालों से किसी बार में नहीं गया हूँ। आज मैं उस आलीशान ऐशो आराम वाले मजे को एक्सपीरियंस करूंगा। एक्स एक्सो शंघाई का एक हाई एंड बार है। इसके एंट्रेंस पर लग्जरी कारों की कभी कमी नहीं होती, लेकिन 6 मिलियन युआन से ज्यादा की फेरारी निश्चित रूप से एक टॉप टियर राइड सवारी है। इसने रुकने से पहले ही अनगिनत लोगों की आंखें अपनी तरफ खींच ली। कार का दरवाजा खुलता है। हेलो, वेलकम, मैं आपके लिए सब अरेंज कर देता हूँ। तुम काफी हो। थैंक यू सर, मेरे पीछे आइए प्लीज, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तुम उस यंग प्रमोटर के पीछे पीछे अंदर चले जाते हो। प्रमोटर चलते चलते समझाता है, आप कहाँ बैठना चाहेंगे? हमारे पास यहाँ जोन ए और जोन बी है, बस सबसे बेस्ट जोन चुनो। मुझे एक अच्छी जगह दिलाओ। बिल्कुल सर, मेरे पीछे आइए। जल्द ही तुम एक बूथ टेबल पर पहुंचते हो। ये जगह बहुत स्पेशियस बड़ी है। इसमें आसानी से 1 दर्जन से ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। जब तुम ऊपर देखते हो तो तुम्हें स्टेज बिल्कुल सेंटर में दिखाई देता है। अच्छी जगह है। आप क्या पीना चाहेंगे सर? तुम बड़ी तेजी से मेन्यू के पन्ने पलटते हो। मैं यह ग्रेट ड्रैगन सेट लूंगा, वह जिसकी कीमत 88,888 युआन प्रति सेट है। पहले मेरे लिए ऐसे 5 सेट्स लेकर आओ। और हेनेसी हेनेसी, मार्टेल मार्टेल, मिंग्यूए मिंग्यूए, ये सब भी। इन सब का एक एक ले आओ, मैं देखता हूँ। ये सब मेन्यू के सबसे महंगे आइटम्स थे। इनकी कीमत आसानी से हजारों या 10,000 युआन तक थी। फिर तुम कुछ रेगुलर ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हो, वे सब मिलाकर भी 10,000 युआन से ज्यादा के हो जाते हैं। तुम्हारे बगल में खड़ा प्रमोटर हैरान रह जाता है। क्या आप श्योर हैं कि आपको ग्रेट ड्रैगन के 5 सेट्स चाहिए? मेरा कार्ड स्वाइप करो। 5 लाख युआन तुरंत स्वाइप हो जाते हैं। पूरे 5 लाख युआन। भले ही शंघाई ड्रैगन एम्पायर का इकोनॉमिक हब आर्थिक केंद्र है, लेकिन एक ही बार में 5 लाख युआन खर्च करना आपको हर हाल में एक टॉप टियर कस्टमर बना देता है। बार में एक ही रात में 5 लाख युआन उड़ाने वाले लोग अनसुने नहीं हैं, लेकिन वे बेहद दुर्लभ होते हैं। 800 बिलियन युआन से ज्यादा। अगर आप में से जो भी इसे देख रहा है उसके पास इतने पैसे होते तो आप मुझसे भी कहीं ज्यादा वाइल्ड पार्टी कर रहे होते। क्या आप यहाँ अकेले हैं सर? हाँ, अकेला हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ लड्डे ढेकियों का अरेंजमेंट करूँ? बिल्कुल, लेकिन मुझे सिर्फ हाई क्वालिटी बहुत खूबसूरत लड्डकियां चाहिए। एवरेज लड़कियां मुझसे दूर ही रहें। चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी एवरेज लड़की को अंदर नहीं आने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और एक ग्रुप चैट में मैसेज भेजता है। एक्सो बार में टॉप बिग स्पेंडर आया है जिसने 5 लाख खर्च किए हैं। सिर्फ टॉप टियर लड़डिचकियों की जरूरत है, कोई भी अभी अवेलेबल है, और ग्रुप में सबको टैग कर देता है। वह 1 सेकंड के लिए सोचता है और एक और लाइन जोड़ज देता है। जब तक गाली खाने का मन न हो, कोई भी अपनी हैवीली एडिटेड ज्यादा फिल्टर वाली सेल्फी मत भेजना। 1 मिनट से भी कम समय में उसका फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगता है। अलग अलग खूबसूरत लड़डेचकियों द्वारा भेजी गई ढेरों फोटोज आने लगती हैं। प्रमोटर तुरंत तुम्हें अपना फोन दिखाता है। एक नजर डालिए सर, जो भी पसंद हो चुन लीजिए, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। तुम उत्सुकता से फोन लेते हो और ब्राउज करना शुरू करते हो। यह एक हाई एंड नाइट लाइफ ग्रुप चैट है। ये 500 मेंबर्स से पूरा भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें मतलब है उन फोटोज से जो भेजी जा रही हैं। कहना पड़ेगा कि शंघाई में सचमुच बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। यहाँ तक कि बिना ज्यादा एडिट की गई फोटोज में भी ढेरों सुंदरियां थीं। 18 साल की मासूम कॉलेज गर्ल्स, 25 साल की कूल और एलिगेंट मैचो लेडीज, 30 साल की अट्रैक्टिव वीमेन, हर टाइप अवेलेबल था। तुम लापरवाही से 4 लड़डिचकियां चुन लेते हो। उनकी स्टाइल्स में मासूम टाइप, शर्मीली और सेक्सी टाइप और बोल्ड और फ्लर्टी नखरे दिखाने वाली टाइप शामिल थीं। वे सभी लगभग 20 से 25 साल की लग रही थीं। प्रमोटर जल्दी से उन चारों लड़डिचकियों को मैसेजेस भेजता है। जल्द ही तुम्हारी ड्रिंक्स आ जाती हैं। धत साले, इस लड़डिचके ने अकेले ही इतना सारा ऑर्डर कर दिया। इसकी कितनी कॉस्ट होगी? सैकड़ों हजार युआन, सही ना? लड़की, वह अकेला है। क्या हमारे पास कोई चांस है? बहुत से लोग लगातार बकबक कर रहे थे, यहाँ तक कि दूर बैठे लोग भी खड्डे होकर इस तरफ देख रहे थे। काफी सारी लड़कियां तुम्हारे बगल में बैठने की उम्मीद में आसपास जमा हो गई, लेकिन उनमें से ज्यादातर
उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, ज्यादा से ज्यादा बस एवरेज सुंदरियां थीं। बेशक तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस आलीशान ऐशो आराम वाले माहौल में लोगों का खुद को खो देना सबसे आसान होता है। कुछ ही देर में एक खूबसूरत लड़की चलकर आई। हाय ब्रो, मैं चूचू हूँ, बैठो। ये ग्रुप चैट की लड़कियों में से एक थी। तुमने आंखें ऊपर उठाई और धत, ये तो बेहद खूबसूरत है। क्लासिक ओवल फेस, माथे पर सीधे कटी जुल्फें, बैंग्स और कंधों पर लहराते लंबे बाल, बेहद मासूम लग रही थी। लेकिन तुम बेहतर जानते थे, जो लड़कियां क्लब सीन में काम करती हैं, वहां असली मासूमियत जैसी कोई चीज नहीं होती। वे बस कस्टमर की पसंद के हिसाब से अपनी स्टाइल मैच कर लेती हैं। अगर तुम चाहो तो तुम देखोगे कि वे 1 मिनट से भी कम समय में अपनी सारी स्टाइल्स बदल सकती हैं। मासूम, फ्लर्टी, ठंडी, एलिगेंट या मासूम सेक्सी, स्वीट और आज्ञाकारी टाइप। औरतें सचमुच बहुत चेंजेबल होती हैं। चूचू ने एक व्हाइट शॉर्ट स्लीव टॉप पहना हुआ था, नीचे ब्लैक मिनी स्कर्ट थी जिससे उसके स्मूथ और सुंदर पैर साफ दिख रहे थे। पैरों में व्हाइट स्नीकर्स की एक जोड़ी थी। धत, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मासूमियत का ढोंग कर रही है। वह इस मासूम लुक को सचमुच परफेक्टली कैरी कर रही थी। दूसरी लड्डे की गोल्ड रिम वाले चश्मे के साथ एक ब्यूटी थी, लगभग 20 साल की। उस ठंडे और एलिगेंट वाइब का दीवाना होना बेहद आसान था। तीसरी लड्डे की मासूम सेक्सी स्टाइल की ब्यूटी थी, जिसने ब्लू स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी। आखिरी वाली एक बहुत सुंदर और फ्लर्टी लड़ीच की थी, जिसने सेमी शियर ब्लैक लेस ड्रेस पहनी हुई थी। वह इतनी छोटी थी कि उसकी जांघों का ऊपरी हिस्सा लगभग दिख रहा था। साथ में उसने स्मूथ शियर ब्लैक स्टॉकिंग्स, मोजे पहने हुए थे। हाय ब्रो, मैं यूरी हूँ। हाय ब्रदर, मैं निनी। गुड इवनिंग बॉस। आप बस मुझे रोज रोज बुला सकते हैं। तुम थोड़े से नशे में हो, लापरवाही से हाथ हिलाते हो। बैठ जाओ सब लोग, जो पीना है पियो। आज रात सब कुछ मेरी तरफ से है। बॉस, अकेले पीने में कोई मजा नहीं है, मुझे अपने साथ पीने दीजिए। वाइन के गिलासों का टकराना कभी बंद नहीं होता। तुम उन्हें खुद को खुश करने की इतनी कोशिश करते हुए देखते हो। तुम अपने बगल में खड्डीढे प्रमोटर से कहते हो, मेरे लिए एक और टैबलेट लेकर आओ। इन्हें खुद ऑर्डर करने दो। जो पसंद हो ऑर्डर करो, कीमत की चिंता मत करो। यस सर। हा हा हा। उन चारों लाडकियों की आंखों में एक एक्साइटमेंट की चमक दौड़ गई। थैंक्स ब्रो। उन्होंने तुरंत सबसे महंगी शैंपेन ऑर्डर कर दी। ब्रो, क्या ये बहुत ज्यादा खर्च नहीं है? पैसा तो बस एक बेकार बकवास चीज है। तुम इसे खर्च करते हो, तुम और कमा सकते हो। धत्त तेरे की, मजा करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जाओ और स्टेज पर मौजूद डीजे और डांसर्स को 10-10 हजार की टिप दे दो, और आज रात यहाँ मौजूद हर किसी का बिल मेरी तरफ से पे किया जाएगा। टेबल नंबर 10,086 वाले कूल गाय, वो कूल गाय आज रात यहाँ मौजूद हर किसी का बिल पे कर रहे हैं। चीखें कहाँ हैं? कूल गाय सचमुच बहुत धांसू है। कूल गाय सचमुच बहुत धांसू है। समझ गया सर। उन चारों लड़कियों ने तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा उत्सुकता से देखा, जैसे वे तुम्हें अभी पिघला देंगी। आज रात जो कोई भी मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगी, उसे मेरी तरफ से एक मासेराती मिलेगी। जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हुई, चारों लड़कियों की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। सतह के नीचे एक तनाव पक रहा था। रात के 2 बजे तुम शराब की गंध से सराबोर होकर खड्डे हो जाते हो। चलो कहीं और चलते हैं। बार के एंट्रेंस के बाहर डेसिग्नेटेड ड्राइवर ने पहले ही तुम्हारी फेरारी को सबसे नोटिस होने वाली जगह पर पार्क कर दिया था। तुम कार की चाबियां रोज की तरफ फेंकते हो। क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? टॉमसन रिवियरा की तरफ चलो। तुम पास में ही पार्क की गई एक दूसरी कार की तरफ इशारा करते हो, जो किसी तरह पहले ही वहां पार्क हो चुकी थी। एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। तुम तीनों उस कार में आ जाओ। अंधेरे में उन दोनों टॉप सुपरकारों के इंजनों की गड्डाहट किसी जंगली जानवर की तरह गूंजती है। वे हुआंगपू नदी के किनारे की तरफ बढ़ जाते हैं। आलीशान ऐश ओ आराम का एक ऐसा एरा दौर जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तो भाइयों और उनकी बहनों, कहानी सुनकर बहुत लार टपक रही थी ना बीसी की? काश ऐसा सुपर टाइकून सिस्टम हमें भी मिल जाता। अबे सालो, तुम्हारे फोन में सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आ सकता है। 19 रुपए का डाटा पैक खत्म, कृपया रिचार्ज करें। कहानी का हीरो तो 40 फेरारी खरीद रहा है, और तुम्हारी रईसी भाई साहब सिर्फ उस शेयर्ड ऑन्टो तक है, जहां ड्राइवर तुम्हें गियर बॉक्स पर बैठाकर अपनी जांग से गियर बदलता है। और वो जो दोस्त को लाखों भेजने वाली बात पर मुस्कुरा रहे थे ना चुयो बेटा, अगर तुमने अपने दोस्त को गलती से 20,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए, तो वो साला सिम कार्ड तोड़ के सीधे नेपाल भाग जाएगा, तुम्हारा फोन तक ब्लॉक कर देगा। ऐसे तो तुम्हारे नल्ले आ रहे हैं। खैर, तमाशा खत्म। अब वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उस पर फेरारी का टायर चढ़ाओ या पडे ढोसी का गजासर मारो, मुझे नहीं पता, बस वो दब जाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, वरना सपने में आकर वही गाली सुनाऊंगा जो कहानी के मैनेजर ली ने अंदर ही अंदर गुबेचैन को दी होगी। और हाँ, ये वीडियो अपने उन भीख मंगे दोस्तों को जरूर शेयर करना जो चाय की टपरी पर बैठकर करोद्दों का ज्ञान पेलते हैं। चलो अब ज्यादा स्क्रीन मत देखो, वरना आंखें खराब होंगी तो टाइकून नहीं, सीधे अंधे बनोगे। कल ही मिलते हैं नई तबाही के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, छुयो।